सोचिए, भारत के ठीक बीचों बीच पिछले 60 सालों से एक जंग चल रही है। एक ऐसा संघर्ष जिसने हजारों जानें ले ली और विकास को कई दशक पीछे धकेल दिया। ये कहानी जंगलों में शुरू हुई और धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई। ये कहानी है भारत के नक्सलवाद की। और अब इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया है। सरकार ने इस लड़ाई को खत्म करने के लिए एक डेडलाइन तय कर दी है। एक ऐसी तारीख जो इस लंबे और खूनी संघर्ष के अंत का वादा करती है। ये वाकई एक बहुत महत्वाकांक्षी दावा है। तो सवाल यही उठता है, आखिर ये हुआ कैसे? एक आंदोलन जो कभी इतना ताकतवर लगता था, आज अपने घुटनों पर कैसे आ गया? चलिए इसी पहेली की परतों को एक एक करके खोलते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा, उस जगह, उस वक्त में जहां से ये सब शुरू हुआ था। आखिर कैसे एक छोटे से गांव का विद्रोह एक देशव्यापी उग्रवाद बन गया? देखिए, ये समस्या कोई रातों रात पैदा नहीं हुई। इसकी जड़ें तो आज़ादी से भी पहले के तेलंगाना किसान विद्रोह में थीं। फिर 1967 में पश्चिम बंगाल के एक गांव नक्सलबाड़ी ने इसे अपना नाम दिया। और 2004 आते आते जब अलग अलग गुट एक साथ आए तो एक बहुत ही संगठित और घातक ताकत बन चुके थे। पर सवाल ये है कि आखिर इस आंदोलन को शुरुआत में इतना समर्थन मिला क्यों? जवाब सिर्फ 3 शब्दों में है: जल, जंगल और जमीन। नक्सलवाद ने उन आदिवासी समुदायों की नाराजगी और निराशा का फायदा उठाया, जिन्हें हमेशा लगा कि सिस्टम ने उन्हें कुछ नहीं दिया बल्कि उनसे उनके संसाधन भी छीन लिए। और इसी समर्थन के दम पर एक ऐसा दौर आया जब हिंसा और डर का माहौल अपने चरम पर था। एक ऐसा वक्त जब रेड कॉरिडोर में नक्सलियों की अपनी समानांतर सरकार चलती थी और वो देश की सत्ता को खुली चुनौती देते थे। ये नंबर 76 ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस क्रूरता का प्रतीक है जो नक्सली हमलों में दिखती थी। अप्रैल 2010 में दंतेवाड़ा में हुआ हमला इस बात का सबूत था कि नक्सली कितने घातक हो चुके थे। एक ही हमले में 76 जवानों की शहादत। अब जाहिर है इस बढ़ते खतरे के जवाब में सरकार को भी कुछ करना था। राज्य ने अपनी रणनीति बदली, लेकिन ये जवाबी कार्रवाई खुद एक बहुत बड़े विवाद की वजह बन गई और इसने पूरे संघर्ष को और भी उलझा दिया। इसका नाम था सलवा जुडूम। गोंडी भाषा में इसका मतलब होता है शांति मार्च। सरकार का कहना था कि ये नक्सलियों के अत्याचार से तंग आकर स्थानीय आदिवासियों का एक आंदोलन है। वहीं आलोचकों ने इसे एक ऐसा खतरनाक प्रयोग बताया जिसने आदिवासियों को ही एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया और एक भयानक गृह युद्ध जैसे हालात बना दिए। आखिर में 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैरकानूनी घोषित कर दिया। सलवा जुडूम के खत्म होने के बाद सरकार एक नई सोच के साथ आगे बढ़ी। एक ऐसी रणनीति जिसने धीरे धीरे लेकिन असरदार तरीके से इस पूरी लड़ाई का रुख ही मोड़ दिया। ये सिर्फ बंदूक की लड़ाई नहीं थी, ये 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ी गई। एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस ने लगातार इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चलाकर नक्सलियों की कमर तोड़ दी, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार उन इलाकों में सड़कें, स्कूल, अस्पताल और मोबाइल टावर लेकर गई जहां कभी कोई पहुंचता नहीं था। इससे न सिर्फ लोगों को सुविधाएं मिली बल्कि नक्सलियों का प्रभाव भी कम होता गया। ऑपरेशन ग्रीन हंट से लेकर हाल के ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट तक इन अभियानों ने दिखाया कि सुरक्षा बलों का दबाव कितना लगातार और कितना रणनीतिक था। और समाधान जैसी डॉक्ट्रिन ने तो टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और आक्रामक ऑपरेशंस को एक साथ जोड़ दिया, जिससे नक्सलियों को कभी संभलने का मौका ही नहीं मिला। सोचिए, विकास यहां सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि एक रणनीतिक हथियार था। अबूझमाड़, जिसे अबूझ पहेली कहा जाता था, एक ऐसा इलाका जहां दशकों तक सरकार की पहुंच नहीं थी। वहां जब सड़कें और सुरक्षा कैंप पहुंचने लगे तो नक्सलियों के छिपने के ठिकाने अपने आप खत्म होने लगे। और इस 2 तरफा रणनीति का असर बहुत जल्द जमीन पर साफ साफ दिखने लगा। अब जो आंकड़े सामने आए वो ये बताने के लिए काफी थे कि लाल आतंक का किला अब ढह रहा है। ये आंकड़े खुद अपनी कहानी कहते हैं। पिछले 1 दशक में हिंसक घटनाओं में भारी गिरावट आई है। सुरक्षा बलों की शहादत में 73% की कमी और आम नागरिकों की मौतों में 70% की कमी। ये नंबर साफ दिखाते हैं कि उग्रवाद की कमर टूट चुकी है। और सिर्फ हिंसा ही नहीं, भौगोलिक रूप से भी तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। सोचिए, जहां 2014 में 126 जिले नक्सल प्रभावित थे, आज ये संख्या सिमटकर 20 से भी कम रह गई है। जो रेड कॉरिडोर कभी देश के एक बड़े हिस्से में फैला था, वो अब कुछ छोटे छोटे इलाकों तक ही सीमित है।
और फिर आया वो पल जिसे इस लड़ाई का एक प्रतीकात्मक अंत कहा जा सकता है। नवंबर 2025 में माडवी हिडमा का मारा जाना। हिडमा कोई आम कमांडर नहीं था, वो नक्सलियों की मिलिट्री विंग का सबसे बड़ा चेहरा था, या यूं कहें कि सबसे बड़ा बेचेहरा। उसकी मौत ने नक्सली आंदोलन के मनोबल को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। हिडमा की मौत बस एक घटना नहीं थी, ये उस पतन की प्रक्रिया का नतीजा थी जो लंबे समय से चल रही थी। पिछले एक दशक में 8,000 से ज्यादा कैडरों का सरेंडर करना, टॉप लीडरशिप का लगभग सफाया हो जाना और नई भर्तियों का रुक जाना, ये सब दिखाता है कि यह आंदोलन अब अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका है। तो घूम फिरकर हम वापस वहीं आ गए हैं जहां से हमने शुरू किया था, सरकार की 2026 की डेडलाइन। आज की स्थिति को देखते हुए ये लक्ष्य अब नामुमकिन नहीं लगता, बल्कि ये अब पहुंच में नजर आता है। लेकिन एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है। बंदूकें तो शायद शांत हो जाएंगी, लेकिन 60 साल के अविश्वास, हिंसा और पिछड़ेपन ने जो गहरे जख्म दिए हैं, क्या विकास उन्हें सच में भर पाएगा? कभी-कभी लड़ाई जीतने से भी ज्यादा मुश्किल शांति कायम करना होता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।